नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि का शब्द है तनाव। हम जिंदगी के तनाव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तनाव की बात कर रहे हैं किसान और पुलिस के बीच जो बॉर्डर पर हो रहा है। क्योंकि दिल्ली कूच के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान डट गए हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। कई जगह तो पंजाब के किसान संगठनों को रोक लिया गया है, यानी अब किसान और हरियाणा पुलिस का आमना सामना। ऐसे में बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। साफ है कि दिल्ली जाने के लिए हरियाणा सरकार अब ढाल बन गई है। देखिए रिपोर्ट पहले तनावपूर्ण स्थिति पर पूरी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तनाव, आमने सामने पुलिस और किसान। कैसे दिल्ली कूच का पास होगा प्लान? पंजाब किसान वर्सेज हरियाणा पुलिस। कृषि कानून पर अब फिर से बवाल शुरू हो गया है। पंजाब हरियाणा के सभी बॉर्डरों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालात ये हैं कि पंजाब के किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने है। कई जगह हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर को सील कर किसानों को रोक दिया है। किसी भी सूरत में किसी भी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। टोल सुरक्षा पर किए गए प्रबंध पुख्ता है। अभी कई संगठन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और किसान अड़िग हैं कि वो हर हाल में दिल्ली तक पहुंचकर दम लेंगे। प्रोग्राम ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ नहीं ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾ ਪੱਕੀ। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाने लगी है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने साफ कर दिया है कि वो किसानों के आंदोलन से शांतिपूर्ण तरीके से निपटेंगे, तो कांग्रेस किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगा रही है कि ये न्यायोचित नहीं है। खास करके पंजाब में राजनीति हो रही है, सरकार और कांग्रेस पार्टी उस राजनीति में शामिल है और राजनीति के कारण से पंजाब की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं कैप्टन धर्मेंद्र। 3 दिन से ये तांडव जो शुरू हुआ है प्रजातंत्र में शर्मनाक है। एक सरकार किसान विरोधी नहीं, ये जो है प्रजातंत्र को दबा के लोगों की आवाज को दबाना चाहते। पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच के लिए इकट्ठा होने लगे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस अब किसान संगठनों के लिए ढाल बन गई है। ऐसे में अब सवाल ये है, क्या किसानों का दिल्ली कूच का प्लान पास होगा या फिर? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है, क्योंकि किसान अब हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर आ डटे हैं और अब यहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। क्योंकि अब देखने को मिल रहा है कि पंजाब किसान वर्सेज हरियाणा पुलिस, क्योंकि रोकने की कोशिश की जा रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से। एक तस्वीर हम आपको बता दें कि अब तक क्या हुआ है। यह आपको घटनाक्रम, किसान संगठन दिल्ली घेराव करने के लिए पहुंच चुके हैं और 26 और 27 नवंबर को दिल्ली घेराव करेंगे, यानी कल और परसों पंजाब के कई जिलों से किसान संगठन हरियाणा तक पहुंचे। लेकिन आपको बीच में बता दें, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को पुलिस ने रोक लिया है, क्योंकि बॉर्डर को सील कर दिया गया। हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर सील कर सुरक्षा कड़ी कर दी है। दिल्ली पुलिस भी किसान आंदोलन को लेकर अलर्ट हो गई है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं और हमारे साथ आपको बता दें कि रमेश बामल हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, विजेंद्र नेहरा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, चरणपाल सिंह बागड़ी हैं, कानूनविद हैं। आपको बता दें कि वो फार्मरों के इश्यूज को कोर्ट में उठाते रहते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चरणपाल जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। सर, किसानों को रोका जा रहा है, किसानों को रोका जा रहा है क्योंकि दिल्ली में स्थिति खराब ना हो, इसलिए हरियाणा पुलिस ढाल बन गई है। पहला रिएक्शन आपका। सर, इट इज ग्रेव वायलेशन of the fundamental right enshrined under article 19 of the constitution। जो साडा आर्टिकल 19 सानू आज़ादी दिंदा है, जिहदे विच असीं प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और 19(1) सब क्लॉज 3 सानू कहंदा असीं थ्रू आउट टैरेटरी ऑफ इंडिया फ्री मूव कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म जो गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, पुलिस बनी तो पुलिस इट्स नो मोर अ पुलिस स्टेट।
नहीं तो क्या चंद्रपाल जी आप मानते हैं कि जो पुलिस रोक रही है वो गलत रोक रही है? इट इज एपरेंटली तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ कि दिल्ली जड़ी है वो नहीं चंद्रपाल जी उस पे ये भी कह रहे हैं ना दिल्ली पुलिस। आज मैं दिल्ली पुलिस का एक बयान सुन रहा था सर, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ नियमों का हवाला दिया कि दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर सकते और किसी भी किसान को हम करने नहीं देंगे। फिर ये कोर्ट च इदां क्यों कहंदे ने भी असीं प्रोवाइड कीती है सैपरेट जगह ते प्लेस हर जगह ते ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂਗੀ। 1 ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਕਿਸ ਪਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ वडोदरा होए 9th of November 9th 10th ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ठीक है नेहरा साहब आप सुना आपने चरणपाल जी को, क्यों आप किसानों की आवाज दबा रहे हैं? देखिए जयप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी किसानों के आंदोलन को किसी भी तरह के रोकने का प्रयास नहीं है। सिर्फ एक अव्यवस्था ना फैले, यातायात और कानून की व्यवस्था बनी रहे और किसान जो भाई हैं, जैसे दिल्ली में जंतर मंतर जयप्रकाश जी अधिकृत है आंदोलन धरना प्रदर्शन करने के लिए, किसान भाई लोकतांत्रिक तरीके से वहां पे अगर जाके अपना विरोध दर्ज कराते हैं, अपने सुझाव सरकार को देते हैं तो उनका स्वागत है। और सरकार ने तो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने 3 दिसंबर को किसानों को बुलाया हुआ है वार्ता के लिए। इससे पहले भी कई दौर की वार्ता किसानों के साथ हो चुकी है। तो हम तो चाहते हैं कि किसानों की बात को पूरी तरह से सुनना, किसानों को बुलाना, उनको समझना और अपनी बात उनको आप तो दबा रहे हैं, आप तो रोक रहे हैं। वो अगर प्रदर्शन कर अपनी बात रखना चाहते तो आप दबाना चाह रहे। जयप्रकाश जी बिल्कुल नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से जो किसान भाई अपना आंदोलन करना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी तरह से उनको छूट है, वो संवैधानिक उनका अधिकार है। तो वो थोड़े कह रहे हैं कि हम हल्ला करेंगे या बवाल कर देंगे, वो भी यही कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने जा रहे हैं। देखिए जयप्रकाश जी, जहां बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि कोरोना काल है, महामारी फैली हुई है, दिल्ली में और बुरा हाल है, और दिल्ली से सटा हरियाणा है तो हरियाणा के जो दिल्ली से लगते हैं जिले वहां और बुरा हाल है। आप लोग रैलियां कर रहे थे तब कुछ नहीं है। हाँ तो वो कोरोना का ध्यान में रखते हुए कर रहे थे ना। देखिए जयप्रकाश जी, मैं आपको 50 और 100 ही आ रहे थे रैलियों में। अरे सुनिए मैं आपको वही बताना चाहूंगा। हमने किसान भाइयों को यहां तक बोला है कि आप कोई एक स्थान तय कर लीजिए और आप अपना बड़ा जलसा और रैली के लिए सरकार से इजाजत मांगिए, हम इजाजत देंगे आपको। आप कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, रामलीला मैदान में या कहीं और भी आप करना चाहें तो प्रदर्शन आंदोलन करिए। कोरोना को रमेश बावल जी, आपका रिएक्शन, कांग्रेस कैसे देख रही है इस मसले को? क्योंकि हरियाणा पुलिस ढाल बन गई है, दिल्ली जाने से रोक लिया गया है, कई जगह बॉर्डर सील कर दिया गया है और कल पूरी तरह बवाल के आसार है। जयप्रकाश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कोरोना काल में जब देश और प्रदेश जब एक महामारी से जूझ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? कोरोना की आड़ में इस तरह के जो अध्यादेश लाए गए जिससे पूरा किसान, मजदूर और व्यापारी तबका जो आड़ती है, हर आदमी दुखी है। इनको ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि इस कोरोना काल में ही अध्यादेश लाने थे? और जब कोई अध्यादेश किसी के खिलाफ आता है, उनके लीडरों को उसको शामिल नहीं किया जाता, अपोजिशन से डिस्कस नहीं किया जाता, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाता, सदन में डिस्कस नहीं किया जाता, उसके बाद जब किसान विरोध दर्ज कराते हैं तो उस कानून को जब वो शांतिपूर्वक धरना देने के लिए जब कुरुक्षेत्र में आते हैं तो उन पर लाठियां भांजी जाती है, मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, किसान मजदूरों को उठाया जाता है, उसके बाद उनको कानून का दर्जा दिलाया जाता है। अब जिस तरह की बात ये कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को उनको बुलाया गया वार्ता के लिए,
जब किसानों ने पहले ही एजिटेशन किया, इसका विरोध किया, तो इनको कानूनी दर्जा देने की किसानों के इस दिल्ली कूच पर कांग्रेस कहां देख रही है अपने आप को? देखिए जयप्रकाश जी, हाँ जयप्रकाश जी बात सुनिए मेरी, आप मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। 3 दिसंबर को वहां बुलाया किस लिए? आपने जबरदस्ती उनको कानूनन दर्जा दिया, उनका विरोध करना जरूरी है। अब ये जब इलेक्शन आते हैं तो जब कोरोना को ये टेस्टिंग नहीं कराते, कहते कोरोना नहीं है। जब किसान विरोध प्रदर्शन करते हैं या एजिटेशन करते हैं तो आप कहते हो कोरोना में आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। ये हर आदमी का अधिकार है। जैसे हमारे भाई ने बताया कि जो नहीं, बामल जी कांग्रेस कहाँ है इस अधिकार नहीं, दिल्ली कूच में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? समर्थन में है तो फ्रंट पर खेलिए ना सर। कांग्रेस किसानों के साथ है। हाँ, कहाँ? स्टूडियो में क्या? नहीं रमेश बामल जी, स्टूडियो में बैठ के थोड़े होगा ना, आप फ्रंट पर खेलिए, अपने लीडर्स को उतारिए ना मैदान में। अब तो वक्त है आपके पास। अब तो ये लोग कह भी नहीं पाएंगे कि कांग्रेस गुमराह करी। अब तो किसान खुद आ रहे हैं, किसान संगठन खुद आ रहे हैं। हम अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, हम अपना करते हैं, किसान अपना कर रहे हैं। इनको बॉर्डरों पे रोका जा रहा है, इनके नेताओं को उठाया जा रहा है, तानाशाही है, गुंडागिर्दी है एक किस्म की ये भारतीय जनता पार्टी की। उनको जाने दे, उनका विरोध प्रदर्शन है, उनका हक है वो। ठीक है नेहरा साहब, गुंडागर्दी कर रहे हैं आप, तानाशाही दिखा रहे हैं आप। मैं नहीं कह रहा हूं, बामल जी कह रहे हैं आप पर सीधा आरोप। देखिए जयप्रकाश जी, कल आपके साथ हम लोग डिबेट में बैठे थे और कांग्रेसी जो प्रवक्ता थे संजीव जी, उन्होंने किस तरह से बोला था कि हाँ ये सब कुछ हम करा रहे हैं, इनके लिए राशन और भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब कांग्रेस पार्टी अरेंज कर रही है। तो इसका मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम करेंगे, अगर उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये कहा, उसके बाद और एक डिबेट में हम साथ थे, उन्होंने क्लियर कहा कि इस किसानों के लिए रहने की और भोजन की व्यवस्था कांग्रेस देख रही है इस आंदोलन में। तो इसका मतलब कौन करा रहा है आंदोलन? और गुरनाम सिंह चटूनी जी जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो स्वयं और उनके परिजन कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये तो साफ है कि आने वाले समय में गुरनाम सिंह चटूनी जी जैसे लोग चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण जानबूझ करके कांग्रेस के इशारों पर ये सब काम कर रहे हैं, और कांग्रेस ये करा रही है। और ये सब किसान नहीं है, ये मुट्ठी भर किसानों को उन्होंने बरगलाया हुआ है, बाकी सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इसके अंदर आप देखिए कितने सारे किसान ऐसे हैं। हम बात करें जयप्रकाश जी, हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर मेरे साहब आपको नहीं पता, इसमें महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं। पंजाब के किसान संगठन जो आ रहे हैं ना, उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जयप्रकाश जी देखिए, किसानों ने ट्रैक्टर यात्राएं लोकसभा वाइज निकाल के समर्थन में, इन तीनों कानूनों के समर्थन में धन्यवाद किया था मोदी जी का, और ये किसानों के समर्थन में है। अगर किसान इसको समझेंगे तो आप देखिए, मुझे बताइए कि अगर किसानों को पहली बार किसी ने आजादी दी है देश में ओपन रूप से कहीं भी अपनी फसल को बेचने की, अपने दामों पर बेचने की, इसके साथ साथ पुरानी व्यवस्था आज भी चालू है मंडी की और एमएसपी की, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। किसान के पास 2 विकल्प है, वो मंडी में भी एमएसपी पे बेचना चाहता तो वही काम करे जो पहले कर रहा था, ओपन मार्केट में बाहर बेचना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके बेचना चाहता है, अपनी शर्तों पर बेचना चाहता तो बाहर भी बेच सकता है। आज किसान को छूट देने का काम किया है। इसमें आप मुझे बताइए किसान के लिए कौन सी आपत्ति वाली या गलत बात है? किसान को हर तरह से सरकार ने आज छूट देने का काम किया है, पहली बार उसको छूट मिली है, तो इसमें कहीं भी किसी तरह की जयप्रकाश जी कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस जो बरगला रही है उसकी बरगलाने में किसान भाई नहीं आएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल किसानों से अपील की थी कि किसान भाई इनके हमारे साथ तलविंदर सिंह है, किसान लीडर, वो भी जुड़ गए। तलविंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तलविंदर साहब, क्या आपको बरगला रहा जा रहा है? कांग्रेस आपको यहाँ पर भड़काने का काम कर रही है? क्योंकि बीजेपी के लोग तो यही कह रहे हैं, जो हरियाणा बीजेपी के लोग हैं। नहीं जी नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। किसान एडा मूर्ख नहीं है ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 55 ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। परंतु सरकार जो साडे नाल इस तरह के काले कानून लिया के धक्का कर रही है, वो पंजाब दा किसान ते देश दा किसान बिल्कुल धक्का नहीं होने देगा। ठीक है तलविंदर साहब, आपका ग्रुप तो बहुत निकल भी गया, आपके लोगों का काफिला निकल गया, आप अभी घर पर ही हैं? देखो असी घर पर हैं जी। साडा जो काफिला असी चंडीगढ़, असी जो है ना अपने चंडीगढ़ के नेड़े वाले हैं। साडा काफिला कल नूं आवेगा, कल नूं असी शंभू के रस्ते दिल्ली जावांगे, बिल्कुल शांतमई ढंग नाल जावांगे,
ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ रोक ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ही बैठ के अपना शांतमयी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो सर ये तो रोक रहे हैं, हरियाणा ने आप पंजाब के किसान संगठनों को रोकने के लिए सभी बॉर्डर को सील कर दिया है, पुलिस मुस्तैद खड़ी है और आज बवाल भी हुआ, अंबाला में तो बवाल भी हुआ है क्योंकि आप ज्यादातर रास्ता वहीं से निकलेगा, वहां आपको रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। देखो सानू रोकने की तैयारी कर ली, बहुत बढ़िया गल है, पर कल नूं साडा जो दिल्ली जाण दा बड़ा प्रोग्राम वो 26 तरीक नूं है। ਅਸੀਂ ਕੱਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ सरकार रोकती है तो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ही बैठ के शांतमयी धरना। ठीक है चरणपाल जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। आपने कहा देखिए ये इनका हक है और ये गलत रोका जा रहा है, लेकिन क्या कानून का सहारा भी ले सकते हैं, कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं किसान अपने धरने को दिल्ली तक अंजाम पहुंचाने के लिए? नहीं, बिल्कुल लिया जा सकता है। इट मे बी टेकन, दी शेल्टर ऑफ द कोर्ट मे आल्सो बी टेकन, what the government is doing, it is not my opinion, I am saying जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, आर्टिकल 19 बोल रहा है, 19 आर्टिकल बोल रहा है, मैं तो वो आपको रीड आउट करके बता रहा हूँ। ये राइट ना तो मैं दे सकता हूँ, मेरा ओपिनियन हो सकता है, मैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वो आपको रीड आउट करता हूँ। बट मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जो स्टेट मीन्स हमारा कंट्री इंडिया, 70 से 80% हमारी पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और हम आज कौन से सिस्टम पे खड़े हुए हैं, जो अन्नदाता है जिसकी ड्यूटी खेतों में होनी चाहिए, वो प्रोटेस्ट कर रहा है। हम नहीं कहते क्या चंपा जी आपको नजर आता है कि क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपको मैं नेहरा साहब से बात करवाऊंगा तो नेहरा साहब तो कहेंगे ना तो एमएसपी खत्म हो रही, ना मंडी खत्म हो रही, ना किसानों का कोई नुकसान हो रहा है। सरकारें ये दावा कर रही हैं कि ये तो भाई बेहतर है, साल भर बाद इसका रिजल्ट देखिए, किसानों को लाभ मिलेगा। यस, हाँ, लेट मी आंसर दिस क्वेरी। व्हाटएवर दी जो इन्होंने बोला है, मैं इनको बोलता हूं जो किसान खुश है, वैसे पंजाब से एक भी कोई किसान जथेबंदी नहीं जिसने इसका वेलकम किया हो। मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं, इस एक्ट 2 एक्ट के साथ एक अमेंडमेंट की गई है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। हाँ। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, फार्मर अग्रीव्ड नहीं है, पूरी सोसाइटी अग्रीव्ड होने वाली है। पहले जो कमोडिटीज एक्ट बना हुआ था उसमें ये था भी कोई प्राइवेट प्लेयर कुछ क्षमता से ज्यादा परचेज नहीं कर सकता। जैसे अभी प्याज का इशू हो जाता है, स्कार्सिटी हो जाता है, बड़ा व्यापारी उसको परचेज कर लेता है, उसके बाद अपने मन चाहे रेट पे बेचता है। अब जो इलीगल होर्डिंग को छूट दे दी गई है, एक ये बड़ी चाल है प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसको कन्वर्ट किया गया है। चंपाल जी जो ये दावा किया गया, मैं नेहरा जी से जवाब ले लेता हूँ, रुकिए, नहीं नेहरा जी जवाब देंगे आपकी बात का, लेकिन मुझे जो बताया गया, जो दावा किया गया, इसमें ये कहा गया था, हाँ आप बात रखिएगा चंपाल जी, आपने कहा कि वो इतना जो व्यापारी है वो उसके लिए लिमिट्स होंगी और वो इतना नहीं करेगा कि उसको लिमिट छूट दे दी जाएगी। अगर उसने लिमिट से भी ज्यादा अगर उसने कहीं ना कहीं स्टॉक किया तो उस पर कार्रवाई होगी। चंपाल जी इस एक्ट जयप्रकाश जी, नो मैं तो एक्ट बोल रहा हूं ना, जो अमेंडमेंट किया उसमें। वन सेकेंडली मेरे को आंसर देने दो। चलिए चंपाल जी को आंसर देते हैं, फिर नेहरा जी आप जवाब दीजिएगा। ये तो ऐसा काम हो गया, यस, मेरे को एक प्रोपोजिशन क्लैरिफाई कर देने दो। सपोज गवर्नमेंट ये बोले भी जितने भी एम्प्लॉइज हैं, चाहे टीचर है, चाहे कोई एसडीएम है, या कोई भी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनका सैलरी फिक्स कर दे भी कम से कम सैलरी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया सैलरी रहेगी। इनकी सर्विसेज कोई मर्जी ले ले आके, हम नहीं लेंगे। आपने एमएसपी फिक्स कर रहे हैं, एमएसपी खरीदेगा कौन? आप अपनी रिस्पॉन्स, मैं बता रहा हूं इसमें रीजन क्या है। पहले जो एमएसपी होती थी गेहूं और ये जो पैडी की फसल है, इसकी एमएसपी के साथ प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती थी, गवर्नमेंट ही परचेज करती थी एमएसपी के बाद। अब गवर्नमेंट बोलती है एमएसपी रहेगी, परचेज जो मर्जी करता रहे। आप इसमें एश्योरेंस दो, एमएसपी भी रहेगी। ठीक है, आपके डाउट ठीक है, नेहरा जी जवाब दीजिए, गवर्नमेंट करेगी। पहले कंफ्यूजन दूर करिए, चंपाल जी का कंफ्यूजन दूर करिए। यस, देखिए पहले तो ये है जयप्रकाश जी की जो हमारे साथी हैं वो तो एडवोकेट हैं, तो उनको तो
मुझे ऐसा लगता है कि उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो पूरी जानकारी के बिना बैठे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो गलत मिसगाइड कर रहे हैं इस कानून के बारे में। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो इन्होंने बात करी है स्टॉक की, इनको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यापारी या कंपनी या फर्म अगर उसके रेट मनमाने तरीके से मार्केट में स्टॉक करके बेचता है तो सरकार उसको अपने कंट्रोल में ले लेगी। ये एक्ट में लिखा हुआ है, इनको पढ़ के आना चाहिए था। सरकार उसको अपने हाथ में ले लेगी। उसमें एक लिमिट है कि फल और सब्जियों के 1.5 गुना रेट और अन्य के 2 गुने रेट पे अगर वो बेचता है खरीदने के बाद में, तो सरकार उसको अपने हाथ में ले लेगी, कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। पहली बात ये इसमें लिखा हुआ है क्लियर। दूसरा, इसके अंदर जो स्टॉक करने की सीमा है उसमें किसान को छूट दी गई है। किसान को यह बोला गया है कि वो अपने घर में भी स्टॉक कर सकता है, स्टोर कर सकता है, और कोल्ड स्टोरेज में सरकार से सपोर्ट लेके कोल्ड स्टोरेज बना के वहां भी अपनी फल को, फूल को, सब्जी को, अपनी फसल को वहां पर रख सकता है, जो कि किसान जयप्रकाश जी पहले नहीं कर सकता था। इसलिए किसान को बड़ा नुकसान भी होता था। हमारी सरकार ध्यान दे रही है किसान की आमदनी किस तरह से बढ़े, 2022 तक उसकी आमदनी दोगुनी कर जाए, इसलिए उसको अतिरिक्त विकल्प दिए। और जहां तक इन्होंने एमएसपी की अभी बात करी थी, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि पुरानी जो व्यवस्था थी, क्योंकि कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर एमएसपी तय होती है। कभी कांग्रेस ने भी 70 साल में कोई कानून नहीं बनाया था एमएसपी के लिए। जो पुरानी व्यवस्था थी कृषि लागत और मूल्य आयोग की, आज भी वो जारी है। तो किसी को एमएसपी तक बेचना है तो उसके लिए मंडी है, और मंडी की पुरानी व्यवस्था है। किसी को डायरेक्ट बेचना है, मार्केटिंग करनी है, प्रगतिशील किसान है, एफपीओ बना के खेती करना चाहता है या डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता है, तो उसके लिए ओपन मार्केट का एक प्रावधान दिया गया है। मैं इनको एग्जांपल देना चाहूंगा, 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का सरकारी रेट है। अगर उसको 2000 मिलेगा, 2100, 2200, 2500 मिलेगा, तो वो प्राइवेट आटा चक्की पे बेच सकता है। ठीक है, जल्दी से मैं एक रिएक्शन, मैं इसमें एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं पहले चरणपाल जी आप अपनी बात रखिए। आपको लग रहा है अभी भी कोई डाउट है जो ये बात कह रहे हैं? यस, हाँ, बिल्कुल मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन्होंने दी है। इन्होंने प्रावधान रखा है अगर 1.5 गुना से ज्यादा कोई बेचेगा। जे कौन सा कंसेप्ट हुआ? वन, दूसरा बोलते हैं किसान खुद स्टोर कर ले। अगर किसान खुद स्टोर करने की क्षमता में होता तो वो उसके वायलेशन क्यों होती? उसके पास कहाँ जगह है स्टोर करने की? कोल्ड स्टोर कहाँ से? कोल्ड स्टोर कहीं नहीं बन रहे, वो कई सालों से बन रहे हैं यहाँ पे कोल्ड स्टोर। I am not disputing. Let me answer one by. I have no any kind of grudge. और सेकंड इन्होंने बोला पढ़ के नहीं बैठा। मैं बिल्कुल पढ़ के बैठा हूं, मिसगाइड नहीं मैं कर रहा, मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। जितना मेरा लीगल ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंगली क्या होने वाला है। अगर गलत हुआ तो बता देना आप। मेरे को ये क्लैरिफिकेशन जो इनसे मांगी थी एमएसपी वाली भी मैंने पूछी है। दूसरा क्वेश्चन मैं इनको ये पोज कर दिया कि इसकी आप एमएसपी रख रहे हो, आप श्योरिटी दे दो भी गवर्नमेंट परचेज करेगी। अगर प्राइवेट प्लेयर नहीं आएगा पिक्चर में, आप श्योरिटी दे दो इस एक्ट में अमेंडमेंट करके भी गवर्नमेंट परचेज करेगी। किसी भी किसान का वहां पे कोई ऐसा नहीं होगा। अमेंडमेंट कर दीजिए ना इसमें। अगर किसान दूसरी क्लैरिफिकेशन इसमें मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, एक्ट के जो इन्होंने प्रावधान किया है, एक्ट में जितनी कोर्ट्स के पार थी वो इन्होंने स्नैच कर लिए हैं। एसडीएम और डीसी को पार दे दी है। क्या जो एक अरबपति बंदा है, दूसरी तरफ प्राइवेट प्लेयर जो मतलब किसानों को लूटेगा, व्हाट इज दी क्या स्ट्रक्चर है किसान का, वो केस वहां जाके करेगा क्या? मेहरा जी जल्दी से कहिए, फिर मुझे रमेश बामल जी से एक आखिरी कमेंट लेना है भाई। जयप्रकाश जी, ये मेरे भाई बिना जानकारी के बैठ गए हैं वकील साहब। मैं इनको बताना चाहूंगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान व्यापारी के साथ करेगा तो उसकी ई रजिस्ट्री होगी, बाकायदा उसकी ई रजिस्ट्री होगी, लिखित पढ़त होगी हर चीज की। दूसरा, जो इन्होंने कोर्ट की बात करी है, मैं इनको बताना चाहूंगा, जमीन से लेन देन के सारे मामले तहसीलदार और एसडीएम देखता है। इसलिए मुटेशन वगैरह के जितने भी मामले रजिस्ट्री के मामले हैं, इसलिए तहसीलदार और एसडीएम को पावर दी है। जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, 25,000 से लेकर 5 लाख तक एसडीएम और 10 लाख बामल जी कहिए जल्दी से। बामल जी कहिए, आप आखिरी मिनट आपके लिए दी गई है। इसलिए कृपया बिना जानकारी के ना बैठे, आप पढ़े पहले, वकील साहब भरोसा अध्ययन करें इसका कानून होगा। ठीक है, मेरे पास हर सवाल का जवाब है क्योंकि मैं तीनों कानूनों में पढ़ा है मैंने। You should not I have gone through. You may have the different opinion. You have to support your party. I am not commenting that. I am just my legal opinion as per law. ठीक है बामल जी जवाब दीजिए ना जल्दी से। बामल जी आपका वक्त शुरू है, जल्दी से करिए आप। अरे ठीक है विजन जी होगी बात। चंदपाल जी रुकिए। प्रकाश जी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, नेहरा साहब गलत बोल रहे हैं, एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है। एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में कौन खरीदेगा जाके किसान के साथ? कौन रेट फिक्स करेगा? यदि एमएसपी नहीं है तो ये एमएसपी क्यों नहीं इसमें गारंटी देते? कानून क्यों नहीं लेके आते कि एमएसपी से कम नहीं खरीदी जाएगी? अरे मंडी जाइए ना आप,
नहीं खरीदेंगे एमएसपी से कम, मंडी जाइए ना आप। ये आप क्यों बेचते हैं एमएसपी से कम पे? कौन सी फसल बोते हैं आप बताना मुझे। एमएसपी आप कौन सी फसल की खेती करते हैं जनाब, बताना इतनी जनाब। बार एक्सप्लेन कर लिया, आज तक आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। अरे आप बताइए कौन सी खेती करते हैं आप। चलिए नेहरा जी, अब आप समझाने बैठे हैं, अगर समझ में होती तो ये मामला होता ही नहीं ना, इतना बवाल होता ही नहीं। देखिए पंजाब की जो चिंगारी थी वो अब हरियाणा तक आ गई। नेहरा साहब आप समझा ही नहीं पाए ना कभी किसानों को। चलिए मेरे पास वक्त की कमी है नेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। तो आपने सुना, सभी ने अपनी अपनी दल दी है, लेकिन स्थिति अभी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तनावपूर्ण बनी हुई है। उसकी पल पल की अपडेट आप देखते रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।